साहित्य अकादमी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में दलित साहित्य को सम्मिलित किया, साहित्यकारों को सम्मिलित किया और साहित्य को सम्मिलित किया, उस पर चर्चा का ये अवसर दिया। मेरे इस सत्र के साथियों में प्रोफेसर राजकुमार जी मेरे मित्र भी हैं और बहुत प्रबुद्ध प्रोफेसर हैं। लक्ष्मण गायकवाड़ बहुत पुराने मित्र हैं, सामरिया जी भी, और मैं जो नए मित्र बने हैं उनका नाम भी नया है मेरे लिए, तो थोड़ा सा मृण्मय प्रमाणिक क्या है ना, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देता हूँ अपने पैनल को कि इस पैनल पर ही निर्भर करता है था इसकी गरिमा, इसका वजन और इस सत्र की का महत्व। तो इसको बहुत समृद्ध सत्र बनाया आपने। तो सबसे पहले तो मैं पैनल को धन्यवाद करता हूँ। मेरे सामने दलित साहित्य की कई हस्तियाँ उपस्थित हैं और दलित साहित्य को समझने वाले गैर दलित साहित्यकार भी मेरे सामने उपस्थित हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे मित्र संत कुमार लिम्बाले यहाँ उपस्थित हैं। उन्होंने हमें वायदा किया था कि मैं आपके सत्र में आऊँगा, सुनूंगा, और वो मौजूद हैं। मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि वो पिलर हैं इस भवन के, इस दलित साहित्य की, और उनकी वजह से तमाम भारतीय साहित्य भाषाओं में दलित साहित्य फैला है एक चिंगारी की तरह। तो वो हमेशा हमारे अग्रज की तरह और हमारी बुनियाद की तरह इस दलित साहित्य आंदोलन के इतिहास में याद किए जाएंगे। तो मुझे खुशी है कि वो यहाँ मौजूद हैं। प्रोफेसर कालीचरण स्नेही लखनऊ से आ गए हैं। प्रोफेसर कालीचरण स्नेही अगर लखनऊ विश्वविद्यालय में न होते तो बहुत मुश्किल है, जो 85 PhD दलित साहित्य पर हुई, हर साहित्यकार पर काम हुआ, हर जो नायक है हमारा उस पर काम हुआ, और साथ ही उन्होंने पाठ्यक्रम में दलित साहित्य को लगातार स्थान दिया। इससे एक आधार बना और दलित साहित्य का विस्तार हुआ। और इसी तरह से मैं देख रहा हूँ कि युवा आलोचक प्रोफेसर विरोधा जी आ गए। इनका गज़ल में इनको महारत है, लेकिन ये जिनका जो उत्साह है, लगातार अपने विश्वविद्यालय में इन्होंने पाठ्यक्रम लगाने की कोशिश की है। शायद मेरी एक कहानी भी वहाँ क्या करें लड़की पढ़ाई जाती है। स्नेही साहब ने तो तमाम साहित्य लगाया था, मैं अपना जिक्र नहीं करूँगा, बहुत तमाम लोगों का साहित्य उसमें लगाया। अब जहाँ तक बात है दलित साहित्य, सामाजिक प्रगति में दलित साहित्य की भूमिका। मित्रों, सामाजिक प्रगति, समाज वही प्रगति करता है जिसके पास शिक्षा है, साहित्य है, चेतना है, और जिसके पास कुछ सपने हैं, और जिसके पास शेष समाज के साथ स्पर्धा की क्षमता है। अकेला अलग थलग कोई समाज विकास नहीं करता। इस दृष्टि से दलित साहित्य ने जो प्रगति की है उसका श्रेय समाज, जो दलित साहित्य से समाज ने प्रगति की है उसका श्रेय साहित्य को जाता है। क्योंकि शिक्षा भी बिना साहित्य के माध्यम से आप नहीं दे सकते, आपको किसी को प्रबुद्ध नहीं कर सकते। साहित्य एक साधन है शिक्षा का, और शिक्षा के जरिए हम समाज को प्रबुद्ध करते हैं, विकसित करते हैं। योगदान किसी का कम है, किसी का अधिक है, ये बात अलग है, लेकिन हर लेखक का योगदान है, हर विधा का योगदान है, हर क्रियाकलाप का योगदान है, जो इस बात को ध्यान में रखकर काम करते हैं कि हमें समाज को शिक्षित करना है, उन्नत करना है।
मित्रों, ये हम सब लोग जानते हैं। हालांकि मैं देख रहा था कि बंगाल से भी हमारे साथी बता रहे हैं, उड़िया में भी दलित साहित्य की बात हो रही है, लक्ष्मण काटवाल आदिवासी साहित्य के बारे में बता रहे हैं, और संयोग से नावरिया जी भी सावरिया जी भी आदिवासी साहित्य पर ही बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये जो जितना साहित्य आ रहा है या आया है या आने वाला है, इस साहित्य की में बाकी साहित्य तो हमेशा से लिखा जाता रहा, लेकिन इसकी क्या विशेषता है, क्यों इसको रेखांकित किया जा रहा है, क्यों इस पर बात हो रही है? मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो मनुष्य की मुक्ति, आजादी की चेतना है। और ये जो आजादी की चेतना हमारे देश में, चाहे तो हम राजनीतिक रूप से परतंत्र थे, उसकी एक चेतना थी, फिर हम सामाजिक रूप से गुलाम हैं या जाति भेद के शिकार हैं, उसके खिलाफ लड़ना भी एक आजादी की चेतना है, और फिर चाहे हम सांस्कृतिक रूप से पिछड़े होते हैं, बहिष्कृत होते हैं, उसके खिलाफ। और वो दो तरह का काम है, एक तो यह है कि हम सीधा उनसे लड़ रहे हैं, दूसरा उनको एहसास करा के, जो हमारा विरोधी पक्ष है वो खुद एहसास करा के उसमें से कुछ हिस्सा खुद लड़ने खड़ा हो जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ऐसा नहीं है कि सारे गैर दलित लोग हैं वो दलितों को प्रताड़ित करने के लिए पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारे लोग जो मनुष्यतावादी हैं, जो अपने देश के बारे में सोचते हैं। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपको भारत को विश्व गुरु बनाना है तो सारे दलितों और आदिवासियों को क्वालिटी एजुकेशन दे दीजिए, अपने आप विश्व गुरु बन जाएगा। तो सीधी सी बात है कि जो शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, साहित्य के लिए काम कर रहे हैं, और संविधान की भावना के अनुकूल काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि संविधान के बाद भी कानून, जैसे कि बताया कि संविधान के लागू होने के बाद भी कुछ सारे कानून रह गए जो अंग्रेजों ने बनाए थे और जिनसे आदिवासी समाज पीड़ित रहा, या फिर और नए कानूनों की आवश्यकता रह गई। लेकिन अब आप देखेंगे कि मैं आपको एक संविधान का जिक्र करना चाहूँगा। भारतीय संविधान में 14 वर्ष के बच्चों को लिखा हुआ है कि उनको किसी ऐसे कार्य में नहीं लगाया जा सकता जिसमें उनका शारीरिक शोषण हो। और आप देखेंगे कि बदकिस्मती से चाहे शरद लिम्बाले हो, शिवराज सिंह बेचैन हो, लक्ष्मण गायकवाड़ हो, या तमाम जिन लोगों ने आत्मकथाएं लिखी हैं, उनका बचपन जरूर शिकार हुआ है। तो कानून कहाँ था? और कानून है तो उसका कोई फायदा नहीं हो सकता जब तक आपके पास चेतना नहीं है। तो इसलिए हमें जो अधिकार संविधान ने निर्धारित किए हैं या जो आजादी हमारे लिए प्रस्तावित है, वो तभी हासिल हो सकती है जब हम उसके लायक बनेंगे, जब उसे हासिल करने की भी हमें कोई खुद ब खुद आपके पास आके आपको आजाद करने नहीं आएगा, आपको मुक्त करने नहीं आएगा, आपको उन्नत करने नहीं आएगा, आपका विकास करने नहीं आएगा। और भारतीय समाज तो इतना जातियों की स्पर्धा में रहता है कि एक जाति दूसरी जाति की टांग खींचने के अलावा, उसको कम आंकने के अलावा, उसका विरोध करने के अलावा कुछ करती नहीं। और इससे हमारे देश में सामाजिक पिछड़ापन पैदा होता है, कलह पैदा होती है, द्वेष पैदा होता है और भाईचारा टूटता है। तो इसके विरोध में, इसको समाप्त करने में साहित्य का जितना की भूमिका जितनी महत्वपूर्ण है उतनी और किसी की नहीं हो सकती। और तो फिर साहित्य और शिक्षा साथ साथ चलेंगे। बिना शिक्षा के साहित्य नहीं हो सकता, और बिना साहित्य की शिक्षा का क्या करें? क्योंकि पढ़े लिखे तो हैं हमारे बहुत सारे लोग जो ऊंचे ऊंचे दर्जों पर पहुंचे, लेकिन वो समाज या तो समाज ने उनको नापसंद करना शुरू कर दिया, या फिर समाज को वो नहीं समझ पाए। और कईयों की दिक्कत ये रही कि अगर हम उसी के साथ रहेंगे तो शायद हम जो पिछड़ा समाज है हम भी पिछड़े रह जाएंगे। ये एक अंतर्द्वंद है। अभी शरद लिम्बाले जी स्वयं मुझे बता रहे थे कि वो अपने एक नए उपन्यास की पृष्ठभूमि के बारे में बता रहे थे कि वो इस बारे में लिखना चाह रहे हैं कि जो हमारा मिडिल क्लास बना है
उस मिडिल क्लास का क्या संकट है? उसको दलित तो जो है इसलिए स्वीकार नहीं कर रहा, वो सोचता है कि भाई ये तो आगे निकल गया और इससे मेरा क्या लेना है, हमारी तरफ देखता नहीं। और जो गैर दलित है वो कहता है ये तो हमारे जैसा हुआ जा रहा है, तो उसका क्या संकट है? ये मुझे बड़ा रुचिकर विषय लगा कि इस पर तो बात होनी चाहिए। हम तमाम लोग जो हैं अब जैसे मैं किस बचपन से किस जिंदगी से गुजर कर आया, लेकिन फिर भी अभी मुझे ये सुनने को मिलता है कि मेरे नाते रिश्तेदार, मेरे भाइयों से, मेरे गांव के लोग कहते तुम्हारे लिए क्या किया? वो प्रोफेसर बन गया, उसने शहर में कोठी बना ली, चाहे यार वो तो उसे तो फुर्सत ही नहीं है गांव में आने की, वो तो तुम्हारी तरफ देखता नहीं। और मैं सोचता हूँ यार गांव में ही देखता रहूं तो फिर मैं कैसे आगे निकलूं और मैं किसको कितना करूं, कैसे करूं? तो अब ये जो समस्या है इसका समाधान यही है कि जो जहां खड़ा है वो वहीं से लड़ना पड़ेगा, उसे वहीं से उठना पड़ेगा। अपनी अपनी मुक्ति की बात नहीं सोचेंगे तो कोई बाहर से मुक्त करने वाला नहीं आएगा, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, आपका भाई हो, आपका रिश्तेदार हो। तो ये काम हर व्यक्ति में पैदा करना है कि उसे न केवल अपने को मुक्त करना है, जितनी सामर्थ्य है, जहां तक पहुंच है, वहां तक उसे समाज के लिए काम करना है। तो आत्मकथाएं हो या फिर कविताएं हो, कहानियां हो, इसका सार तत्व तो यही निकल के आता है कि हम समाज में एक ऐसी चेतना लाएं जो आधुनिक हो, जो समतावादी हो, जो ऐसा नहीं है कि साहित्य कभी रहा नहीं हो, साहित्य पहले से भी था, विचार पहले से भी था, रहेगा भी, लेकिन एक विचार ऐसा भी आया जो हमें आधुनिक बनाता है, जो हमें मानवीय बनाता है, जो समता के मूल्यों को स्थापित करता है। और ये समता, मानवता ये प्राकृतिक भी है। प्रकृति ने किसी को नैसर्गिक रूप से किसी को छोटा बड़ा, किसी को जाति भेद में, लिंग भेद में, धर्म भेद में, रंग भेद में नहीं बांटा। तो जो कुछ भेदभाव है वो तो कृत्रिम है, मनुष्यकृत है। तो अगर हम इनको समाप्त करने की कोशिश करते हैं तो हम प्रकृति के नैसर्गिक नियमों के अनुकूल हो जाते हैं। जो हम चाहे कोई ईश्वर को मानता हो न मानता हो, परमात्मा ने दिया है या प्रकृति ने दिया है, मनुष्य को सबको एक ही तरह से भेजा दुनिया में और एक ही तरह से बुला लेता है, चला जाता है मनुष्य। तो फिर जो बीच का की बनावट है हमारी, वो तो सब मनुष्यकृत है। तो ये जो मनुष्य की बनाई, मुझे बता देना शायद, हाँ आप बता दें, बस 2 मिनट कोई बात नहीं, 2 मिनट में मैं आपकी बात समाप्त करूंगा, फिर हम कुछ सवाल ले लेंगे। तो मैं जब अपनी मैं उस आम कथा को मैं इसलिए नहीं छेड़ना चाहता कि वो लंबी कहानी है, और उससे मैं केवल सबक के तौर पर 1-2 बात मैं ये कहना चाहूंगा। या फिर जो दलित साहित्य की बहसों का जो अनुभव आया, जैसे शायद राजकुमार जी ने कहा था, प्रेमचंद की बात शायद, हाँ राजकुमार जी ही कह रहे थे कि प्रेमचंद ने जो है सोशल रियलिटी को सामने रखा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि लेखक, हर लेखक अपनी सीमा तक ही जा सकते हैं। और सीमा क्या है कि अगर आपने अपने पड़ोस के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं ली तो आप कितने ही ज्ञानी हो, नहीं जानेंगे। इसमें मुझे अक्सर रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बात याद आ जाती है कि एक बार उससे कहा गया, और वो बाकायदा मुझे वो बंगाल के विश्वास जी थे, उन्होंने मुझे ये पूरा रविंद्र का भेजा था एक बार जब मैं एडवांस स्टडी में था लिखा। तो उससे ये कहा गया कि आप इतने बड़े कवि हो गए, विश्व कवि कहलाते हैं, इतना सारा आपका नाम है, सारी दुनिया आपको मानती है, और लेकिन जो आपने लिखा है वो तो इन झुग्गी झोपड़ियों के गरीबों के बारे में तो कुछ लिखा नहीं है। आखिर ये भी तो इंसान है। और जब ये लोग जागेंगे, कभी तो जागेंगे, इनकी संतानें जागेंगे तो ये सवाल करेंगे कि इस विश्व कवि ने हमारे बारे में कुछ क्यों नहीं लिखा, और जब हमारे बारे में सोचा नहीं, हमारी तरफ देखा नहीं, तो हमारे किस मतलब का है जी विश्व कवि, होगा कहीं का, हमें क्या लेना देना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि जिनके, मैं
आंगन तक नहीं जा सका। उनके घर के अंदर क्या हो रहा है, उनके जीवन के अंदर क्या हो रहा है, मैं जान नहीं पाया। और जब जान नहीं पाया तो मैं उनके बारे में कुछ कहता हूं, लिखता हूं, तो ये काल्पनिक होगा, बेईमानी होगी, मेरा अनुमान भर होगा, जो मैं नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आंखें खोले, कान लगाए, उसी तरफ देख रहा हूं कि वहीं से उन्हीं का कोई कवि आएगा जो उनकी तकलीफें सुनाएगा, जो उनका सच बताएगा। तो ये मैं सोचता हूं कि ईमानदारी है इतने बड़े कवि की, जो ये कह रहा है कि मैं जिनके बारे में जानता नहीं उनके बारे में क्या कहता हूं। तो इसी तरह से मैं ये सोचता हूं कि बस एक मिनट, हाँ, तो प्रेमचंद की जो कहानी है, कफन, कहानियां बहुत सारी हैं, लेकिन विवादित या दलित को लेकर प्रश्नार्पण करने वाली जो कहानी है रही है पिछले दिनों, जिसका जिक्र बार बार होता है। मैं सोच रहा था कि ये अगर सच्चाई, उन्होंने शुरू किया कि भाई एक चमारों का बदनाम कुनबा है, ठीक है, हो सकता है, इसमें कोई, क्योंकि नाम कौन देगा, बदनाम ही दे सकती है दलितों को, तो बदनाम किसने किया होगा, वो बदनाम कुनबा हो सकता है। फिर आगे वो कहते हैं कि वो जो घीशू माधव थे वो कामचोर थे, लालची थे। अब आप इस पर सोचिए कि वो युग कौन सा है, जमाना कौन सा है। कोई आदमी कामचोर कब बनता है, क्यों बनता है? अगर काम से उसको पारिश्रमिक मिलेगा तो वो कामचोरी क्यों करेगा? वो जमाना है जब जमींदार साहूकार एक सेर अन्न पर महीनों काम कराते थे। बिहारी लाल हरित एक बड़े कवि हुए हैं दलितों के, बहुत काफी उन्होंने साहित्य लिखा, और मैंने तो उनको जब मैं सुनता था कि वो घंटों कविताएं सुनाते थे, कभी कागज हाथ में नहीं पकड़ते थे। जगजीवन ज्योति और कई भीमायण, हाँ, जिन्होंने सबसे पहले भीमायण लिखी रामायण की तरफ, बहुत अच्छी, और वो बाबा साहब से मिलते रहते थे, दिल्ली में थे तो जगजीवन राम से भी मिलते रहते थे। तो मैं संयोग से दिल्ली में तो लगातार उनसे मिलता था। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी आखिरी दिन तक भी उनसे मिला। उनकी एक कविता थी कि दादा का कर्जा पोते से नहीं चुकाने पाया और 1 रुपए में जमींदार के 70 साल कमाया। तो वो ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, एक शेर कभी उतरता ही नहीं। तो ऐसे ही शिकार घीशू माधव थे। अब उनकी वेदना प्रेमचंद कैसे लिख सकते हैं कि वो क्यों काम करने से कतराते थे? वो काम करते थे तो फिर इतनी गरीबी में क्यों बसर कर रहे थे कि आलू खाने के लिए भी लड़ रहे हैं, कफन के लिए पैसे नहीं है। वो जमींदार को तो दार बता रहे हैं जो कफन को पैसा दे देता है, लेकिन उनके श्रम का मूल्य कोई देता हो, इस पर प्रेमचंद बात ही नहीं करते। किसी की भीख, किसी की दया की बात क्यों की जाए? अगर अपनी मेहनत का ही मिल जाए तो उनका आत्मसम्मान जैसी कोई चीज उनको है नहीं। अब मुझे ये लगता है कि अब घीशू माधव बोलने लगा। दलित साहित्य, इतना ही अंतर है प्रेमचंद और दलित साहित्य में कि वहां घीशू माधव की कहानी प्रेमचंद सुना रहा है या अपने जीवन की कहानी घीशू माधव सुना रहा है। और घीशू माधव का कहना और प्रेमचंद का कहना एक नहीं हो सकता। ये पूरे समाज पर, पूरे साहित्य पर लागू हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।